कल हमारा टॉपिक था साझेदारी संलेख और साझेदारी संलेख की महत्वपूर्ण शर्तें, उसमें किन किन शर्तों का उल्लेख किया जाता है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि यदि किसी फर्म में, व्यवसाय में साझेदारी संलेख का व्यवस्था नहीं किया गया है तो उस स्थिति में साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदारी के क्या क्या नियम लागू होंगे। ठीक है, तो देखते हैं। संलेख की अनुपस्थिति में साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 12 से 17 के अंतर्गत दिए गए प्रावधान निम्नलिखित हैं। पहला क्या कहता है? प्रत्येक साझेदार को व्यापार के संचालन व प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार। यदि साझेदारी संलेख में कोई व्यवस्था नहीं किया गया है तो ऐसी परिस्थिति में साझेदारी फर्म में जितने भी संचालक हैं, जितने भी व्यक्ति फर्म से संबंधित हैं, साझेदार जितने भी वहाँ पे उपस्थित हैं, उन सब को साझेदारी के प्रबंधन संचालन में पूर्णतया भाग लेने का अधिकार है। दूसरा, साझेदारों में मतभेद का निर्णय बहुमत से किया जाएगा। यदि साझेदारी फर्म में साझेदारों के मध्य में किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में यदि कोई भी प्रावधान उस शर्त के लिए नहीं लागू किया गया है संलेख में, तो वहाँ पे साझेदारों के मतों के आधार पर कितने लोग किस पक्ष में हैं, दो पक्ष हैं मान लीजिए, एक वहाँ पे पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो वहाँ पे कितने लोग पॉजिटिव वे में हैं, कितने लोग निगेटिव वे में हैं, इस आधार पे वहाँ पे उसका निर्णय लिया जाएगा। थर्ड आता है हमारा, प्रत्येक साझेदार को फर्म की पुस्तकों का निरीक्षण करने का अधिकार। यहाँ पे देखिए, प्रत्येक साझेदार, जितने भी साझेदार फर्म से कार्यरत हैं वो सभी वहाँ की पुस्तकों को देख सकते हैं, उसके बारे में अपने विचार दे सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं और निरीक्षण कर सकते हैं। यदि उनको आवश्यकता है उसकी तो वहाँ पर रखी गई पुस्तकों का प्रतिलिपि भी ले सकते हैं, प्रतिलिपि फोटोस्टेट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। साझेदारों का कोई वेतन पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। यदि साझेदारी संलेख में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो वहाँ पे साझेदारों को कोई भी वेतन या पारिश्रमिक अन्य रूप से नहीं दिया जाएगा। वे केवल साझेदारी फर्म में हुए लाभों के लिए भागी होंगे। आगे देखिए, लाभ हानि को बराबर बांटा जाएगा। यदि कोई वहाँ पे पहले से नियम नहीं बनाया गया है, अनुपात तय नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में साझेदारों के मध्य फर्म में हुए लाभों को आपस में बराबर बांटने का अधिकार है। आगे देखते हैं। ब्याज केवल लाभ में से दिया जाएगा। यदि फर्म में साझेदार ऋण देता है या पूंजी दिया है और उस पर वो ब्याज पाने के लिए अधिकारी है, ब्याज पाने का अधिकार रखता है, तो ऐसी स्थिति में उसको ब्याज केवल फर्म में हुए लाभों में से ही दिया जाएगा, फर्म की संपत्तियों में से नहीं दिया जाएगा। यदि फर्म को लाभ होता है तो उसको वहाँ पे ब्याज मिलेगा, यदि नहीं होता है तो यदि फर्म को हानि वहन करनी पड़ती है तो ऐसी स्थिति में साझेदारों को वहाँ पे कोई भी ब्याज, पारिश्रमिक, वेतन मिलने का अधिकार नहीं रहेगा। लास्ट है, प्रत्येक साझेदार को फर्म का कार्य बुद्धिमत्तापूर्वक करना चाहिए। जितने भी साझेदार हैं वहाँ पे सभी साझेदारों को फर्म के लिए पॉजिटिव वे में हो करके फर्म को अपना व्यवसाय मान करके ही कार्य करना चाहिए। आगे देखिए, चलते हैं हम साझेदारी खाते। साझेदारी खाते किसे कहते हैं? जिस प्रकार कंपनीज अधिनियम के अनुसार कंपनी में वैधानिक पुस्तकें रखी जाती हैं, उसी प्रकार साझेदारी संस्था में वैधानिक पुस्तकों का रखा जाना अनिवार्य नहीं है। यहाँ पे कोई भी पुस्तक रखना वैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर वहाँ पे वो कोई भी पुस्तक रख सकता है, लेकिन इसके लिए कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की गई है, वैधानिक नियम लागू नहीं किए गए हैं। यहाँ पर एकाकी व्यवसाय की भांति ही लेखे किए जाते हैं और उसी सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः साझेदारों के खाते से आशय पूंजी खाते, चालू खाते
चालू खाते तथा आहरण खातों से होता है। तो देखते हैं हम लोग पूंजी खाता किसे कहते हैं। तो पूंजी खाते से आशय साझेदारों द्वारा फर्म के व्यवसाय में अंशदान फर्म की पूंजी कही जाती है, जो पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। साझेदारों द्वारा फर्म को जो भी अंशदान दिया जाता है, वो अंशदान फर्म के लिए पूंजी का कार्य करता है, जिसे कि पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में लिख दिया जाता है बाई बैलेंस बीडी करके। आगे देखिए, साझेदारों में विपरीत अनुबंध के अभाव में पूंजी खाता अचल या स्थिर माना जाता है। यदि साझेदारों के पूंजी खातों में इन्हें मिलाने वाला लाभ, पारिश्रमिक, ब्याज तथा इनका आहरण एवं इस पर ब्याज आदि लिखा जाता है, तो ऐसी पूंजी खाते चल या अस्थायी या परिवर्तनशील कहे जाते हैं। आगे देखते हैं चालू खाते किसे कहते हैं। तो पूंजी को स्थिर रखने के लिए एक अलग से खाता खोला जाता है। इसके डेबिट पक्ष में आहरण व इस पर ब्याज व लाभ हानि खाते की हानि लिखी जाती है। मतलब जितनी भी हानियां हुई हैं उसे पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है, तथा क्रेडिट पक्ष में प्रारंभ की बाकी, यदि मान लीजिए फर्म में कोई प्रारंभिक रोकड़ है, प्रारंभिक पूंजी है, तो वो लिखा जाएगा। बाकी वह लाभ हानि खाते का लाभ व पारिश्रमिक एवं पूंजी पर ब्याज आदि दिखाया जाता है। तो साधारणतः आप लोग देखेंगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे पहले बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम करंट अकाउंट को प्रायोरिटी देते हैं। आहरण खाते, आहरण खाता किसे कहते हैं। तो साझेदारों द्वारा बहुत बार आहरण किया जाता है, तब आहरण का हिसाब चालू खाते में लिखने से चालू खाता जटिल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि साझेदार जो है एक ही बार आहरण करे, वो वर्ष में कई बार आहरण कर सकता है। यदि कई बार के उसके आहरण को हम चालू खाते में दिखाते हैं तो चालू खाते की मदें अधिक हो जाएंगी। इसके लिए क्या जाता है कि ऐसी दशा में आहरण खाते का लेखा एक अलग खाते में रखा जाता है, जिसे आहरण खाता कहते हैं। और साझेदारों द्वारा साधारणतः दो प्रकार से आहरण किए जाते हैं। पहला है साझेदारों द्वारा माल का आहरण करना और दूसरा है रोकड़ का आहरण करना। तो माल के आहरण से आशय है जब साझेदार फर्म में कार्यरत हैं, ऐसी स्थिति में वे यदि फर्म से किसी प्रकार का माल पर्सनल यूज के लिए, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकालते हैं, तो वो साझेदारों द्वारा माल का आहरण माना जाएगा। और रोकड़ आहरण से आशय है कि जब साझेदार द्वारा फर्म से व्यक्तिगत प्रयोग हेतु रुपया रोकड़ निकाला जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे रोकड़ का आहरण कहते हैं। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।